नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे और छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट जो गांधी जी की बातें हैं या मॉडर्न इंडिया में जो कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनकी बातचीत कर रहे थे हम। और मैंने शुरुआत की थी कांग्रेस के अलग अलग चरणों से। तो हमने देखा था कैसे कांग्रेस की एंट्री हुई और कांग्रेस में किस तरीके से फिर तीसरे चरण में महात्मा गांधी एक इम्पॉर्टेंट हस्ती के रूप में उभरे। और लास्ट क्लास जो हुई थी फ्राइडे को, उसमें हमने बातचीत की थी चंपारण और अहमदाबाद आंदोलन, महात्मा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए जो महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण फोकस करता था नील के किसानों को, अहमदाबाद बेसिकली किया गया था मिल मजदूर जिनका कि प्लेग बोनस बढ़ाने को लेकर एक विवाद हो गया था। महात्मा गांधी ने उनको लीड किया था और ये पहली जगह थी महात्मा गांधी ने इंडिया में जब भूख हड़ताल इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये दो लोकल एरिया में फेमस हो गए थे महात्मा गांधी के आंदोलन। और इसके बाद महात्मा गांधी को बुलावा आता है खेड़ा से। खेड़ा क्या है? खेड़ा एक जगह का नाम है जो गुजरात में पड़ती है। तो आज हम बातचीत करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर। महात्मा गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में धीरे धीरे करके जो जड़ें जम रही थी, उसकी सीरीज में ये तीसरा इम्पॉर्टेंट, छोटा ही सही लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में पड़ता है आज। उस जमाने में गुजरात और महाराष्ट्र अलग स्टेट्स नहीं थे, तो पूरी बेल्ट को बम्बई कह दिया करते थे। तो आज के गुजरात में खेड़ा नाम की जो जगह है, अगर आप मैप पे देखें तो वहां पड़ती है। यहाँ के किसान बड़े परेशान थे। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था और फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अंग्रेज, आप जानते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और अंग्रेजों ने ही अपनी रूल बुक में एक रूल लिखा हुआ था कि अगर किसी साल का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो खेत से होगा किसी एरिया विशेष का, अगर पिछले साल उसी एरिया में जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 1/4 से कम है, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 1/4 फसल भी नहीं हुई है, तो ये माना जाता था कि उसको हम सूखा या अकाल या कुछ भी उस स्थिति को नाम दे देंगे। और फिर वहां के किसानों से टैक्स कलेक्शन के नाम पे वो जो अनाज की बोरियां अंग्रेज ले जाते थे वो नहीं मांगेंगे। देखा जाए तो ठीक भी था। अगर कहीं पर आदमी पिछले साल 100 बोरी हुई है और इस बार 25 भी नहीं हुई है, तो वो टैक्स कहाँ से देगा? था 25 का तो अपना खर्चा भी होता होगा, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने ये रूल अपनी रूल बुक में लिखा हुआ था और उनको फॉलो करना भी चाहिए था। लेकिन खेड़ा में क्या प्रॉब्लम हुई? 1918 की घटना है ये, 1918 की। महात्मा गांधी इन्वॉल्व थे इसी के पास एक एरिया जहां हमने पिछली क्लास में बात की थी, अहमदाबाद। यहाँ के मिल मजदूरों को लीड कर रहे थे, जहां मैंने आपको बताया था 20% पर और 50% पर डिस्प्यूट था। फिर गांधी जी ने मिल मालिकों को कहा 15% कम कर लो ये, और उनको कहा कि भैया तुम ये किसानों मजदूरों को कि तुम कम कर लो, और मालिकों को कहा कि तुम बढ़ा दो। तो इस तरीके से वो 20 और 50 के बीच में 35% पर दोनों राजी हो गए। महात्मा गांधी तब वहां काम कर रहे थे, तभी यहाँ के किसानों की एक बड़ी सी मीटिंग बैठी और सबने कहा कि भैया हम टैक्स दे नहीं सकते, लेकिन अंग्रेज अधिकारी आ गए टैक्स वसूलने। तो अभी लोगों को कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने कहा गांधी जी से बात करते हैं, वही लीड करेंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। तो वो सब मिलके पहुंचे अहमदाबाद गांधी जी से मिलने। गांधी जी ने कहा अभी फिलहाल मैं इन मजदूरों के बोनस को लेकर काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तो वहां नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को उन्होंने ये काम असाइन कर दिया, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेशे से वकील थे, जाने माने प्रसिद्ध वकील थे, बढ़िया काम चल रहा था। और एक तरह से देखें तो समाज में उनकी एक साख थी, एक नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने, उस जमाने में तो खैर ये सरदार नहीं थे, सरदार आगे जाके इनको नाम मिला था, लेकिन जैसे एक अच्छा, इनकी एक साख बहुत बढ़िया थी। तो गांधी जी ने कहा पटेल, ये वाला जो टेरिटरी है इसकी प्रॉब्लम्स को तुम संभालो, तुम लीड करो और गांव गांव जाओ। जैसे कुछ लोगों के कहने से काम नहीं चलेगा, सारे जो किसान चाहते हैं, एक आम आदमी जो किसान के रूप में खेत में काम कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं फाइंड आउट करो। तो महात्मा गांधी की बात मान के इस खेड़ा में लीड रोल ले लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तब तक वो सरदार नहीं है, क्योंकि जबान पे है सरदार, इसलिए सरदार बोल रही हूँ। सरदार वो 19 आगे जाके 30s के स्टार्टिंग में ही बन गए थे, जब 1928 में वो टैक्स की, और वो सब अगली कहानी जब मैं सुनाऊंगी। तो महात्मा गांधी ने पटेल को कहा कि आप जाके
पूरे एरिया का सर्वे करो, किसान क्या चाहता है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा। तो सरदार पटेल ने उस एरिया में जाके किसानों को गांव-गांव जाके आम आदमी तक रीच बनाई अपनी, और वहां जाके उन सबके हस्ताक्षर लिए, भाई उनके जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे, अंगूठे लगवाए। एक तरह का एक अभियान चलाया कि भाई कितने लोग नाराज हैं इस टैक्स कलेक्शन से, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना अंग्रेज मांगने आ गए थे। तो उसमें ढेरों लोग सरदार पटेल के साथ जुड़ गए, और पटेल लोकल लोगों के बीच में एक जाना माना चेहरा, पहले शहर तक थे, अब गांव तक पहुंच गए। अब पंगा क्या था कि लोगों ने ये कहा कि भैया ये इनकी रूल बुक का नियम है, हमने तो नहीं बनाया कि अगर प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 1/4 से कम होता है तो हमें टैक्स नहीं देना। दूसरी चीज, सच में हालत बहुत खराब थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में 1914 से 18 में चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आया, तो जिसका जो भी इनकम का सोर्स था वो कम दिखने लगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ेगी तो जितने आपके पास रुपए आते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो कम पड़ने लगेंगे। तो उस हालत में किसान कहाँ से टैक्स पे करते? अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपना अभियान चलाया, वहां अंग्रेजों ने अपने अधिकारी भेजे कि जाओ कलेक्ट करके लाओ पैसे। जब वो गांव गांव में गए तो लोगों ने विरोध शुरू किया, बड़े बड़े लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। गांधी जी इसमें मेन रूप से थे, पटेल, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों ने कहा भाई पैसे तो हम लेंगे, तो अब क्या करें, पैसे नहीं देते तो उन्होंने उनके जानवर, उनके मवेशी खोलना स्टार्ट कर दिया, और उनकी जो जमीनें थी ना, इसको कुर्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक तरह से इसको भाई हमें पैसे नहीं दे रहे तो तुम्हारी जमीन हम बेचेंगे। अब किसान बड़े परेशान हुए, गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, और आसपास के एरिया में ये बात कहलवा दी कि कोई भी अगर, भाई बेचेंगे किसको, वहीं के लोकल आदमी को ना। तो गांधी जी ने और सबने मैसेज भिजवाया कि कोई भी जमीन नहीं खरीदेगा। जो अंग्रेज जिसकी बोली लगाएंगे ना, मान लो एक किसान ने खेत में कोई पैदावार दिखाई नहीं, भाई टैक्स लेने आए तो गांव के गांव खाली, सब लोग भाग जाते इधर उधर, तो अब कहाँ से पकड़े? तो शुरू में क्या किया, उनके मवेशी, उनके जानवर खोल लिए। फिर लोग समझदार हो गए, जानवरों को लेके भी जाने लग गए। तो अब क्या करें, तो उनकी जो जमीनें थी इनको बेचने का, उनके घरों को बेचने का टारगेट बनाया। अब खरीदार कोई विदेश से तो आएगा नहीं, खरीदार वहीं का होगा। तो गांधी जी ने, बाकी सब लोकल लीडर्स ने ये मैसेज भिजवा दिया कि कोई भी यहाँ का लोकलाइट इस जमीन को जो अंग्रेज बेचेंगे या जिसकी अंग्रेज नीलामी करेंगे, आप में से कोई नहीं खरीदेगा। बस फिर खरीदने वाले ग्राहक कहाँ मिलने थे? अंग्रेजों को फील होने लगा एक तरह का सोशल बाइकॉट हो रहा है। तो उन्होंने फील किया कि अगर हम खुल के कहेंगे कि हम टैक्स माफ कर रहे हैं तो फिर इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे अपने आप ना अंग्रेज सरकार ने वो जो जबरदस्ती का टैक्स वसूलने जाते थे उन टीम्स को मना किया, और फिर कुछ दिनों में देखा तो वो दबाव करते करते कम और खत्म कर दिया। फिर ये कहा कि जो पे कर सकते हो पे कर दो, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं। इस तरीके से महात्मा गांधी का ये आंदोलन लीड गांधी ने एज सच नहीं किया, पटेल ने किया, लेकिन गांधी के नाम के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है। तो महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ। इस खेड़ा सत्याग्रह को बहुत लोग पता है क्या कह देते हैं, कि ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। कैसे? क्योंकि आगे जाके असहयोग आंदोलन नेशनल लेवल पे गांधी जी सबके सामने लेकर आएंगे, जिसको आप कहते हैं NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में चलेगा। इसमें भी तो सेम होगा, गांधी जी कहेंगे इनका कोऑपरेशन मत करो। यहाँ भी गांधी जी ने कहा इनको कोऑपरेट मत करो किसी भी काम में, इनकी मदद मत करो, और जब ये आए तो अपना अपने खेत छोड़ के, गाँव छोड़ के चले जाओ, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। खेतों, अच्छा कई इन लोगों ने क्या किया, जैसे खेतों को कि भैया नहीं दे रहे तुम टैक्स, तो ये खेत जो है हम लोगों के। तो गांधी जी को कहा उन किसानों ने कि सर उन्होंने हमारे खेत रख लिए, अब क्या करें, वहां 2-4 सिपाही खड़े कर दिए। तो गांधी जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ना, तुम 8-10 किसान जाओ, 10-20 इकट्ठे होके और खेत की फसलें निकाल लाओ। तो एक वो छोटी सी एक कहानी है कि एक किसान के खेत में प्याज लगी हुई थी, उसने देखा भाई दिए नहीं पैसे वैसे, तो वहां जाके 10-20 किसानों को साथ ले गया और सारी रात में प्याज खोद के ले आया। बाद में फिर अंग्रेजों ने उनके ऊपर केस चलाया, मुकदमे, सजा, कई चीजें हुई, लेकिन लोगों ने एक तरह से असहयोग किया अंग्रेजों का कि तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम अपने लिखे रूल से भी मुकर रहे हो। तो इस तरीके से गांधी जी का ये खेड़ा आंदोलन, अंग्रेजों ने एज सच मना नहीं किया कि हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे देखा कि लोगों का रवैया ठीक नहीं है, और खुल के जो है हम ये कहेंगे कि टैक्स माफ करेंगे तो फिर पूरा इंडिया कहेगा हमारे माफ करो। अपने आप अपने अधिकारी धीरे धीरे करके बंद कर दिए और इस तरह से टैक्स माफ हो गया। तो खेड़ा आंदोलन में गांधी ने पहली बार असहयोग के कॉन्सेप्ट को यूज किया। सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया था? वो किया था चंपारण में, सत्य के लिए आग्रह। जब वो 3 कठिया पद्धति थी ना, 3/20 हिस्से पर, यानी पूरे खेत के 15% हिस्से पर नील की खेती करना कंपलसरी था, तब वहां गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का यूज किया था, सत्य के लिए आग्रह किया था। यहाँ गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह सच नहीं किया है,
उन्होंने क्या कहा कि भाई सहयोग मत करो, आए वो तो गांव के गांव खाली, अपने जानवरों को खोल के ले जाओ, कोई जमीन का और खाली घरों का क्या ही बिगाड़ लेगा, किससे टैक्स वसूलेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ असहयोग का पहला इस्तेमाल किया। तो ये है गांधी जी का तीसरा लोकल एरिया में लेकिन फेमस आंदोलन। अब हमने, अगर आपने पिछली 2 क्लासेस देखी हैं, तो गांधी जी के 3 स्टार्टिंग के इंडिया में पहले पड़ाव महात्मा गांधी की एंट्री के ये पढ़ लिए। गांधी जी आए थे 1915 में, लेकिन 1915 में आने के बाद उन्होंने एज सच देखने में कोई काम नहीं किया, न 15 न 16। गांधी का पहला चरण इंडिया में था, जो सबसे पहला स्टेप था बड़ा, ये था चंपारण बिहार में। और ये उन किसानों के लिए था जो नील, इसी को कहते हैं इंडिगो प्लांटेशन, इसमें काम करते थे। यहाँ भी गांधी जी ने तिनकठिया की भयानक पद्धति से अपने किसान बंधुओं को बचवा लिया था, और इसीलिए गांधी जी लोकल एरिया में फेमस हो गए थे। अगले दिन अखबारों में कहीं कहीं पे गांधी जी का नाम आया था। यहाँ राजकुमार शुक्ल नाम के एक आदमी ने पीछे पड़ के गांधी जी को एंट्री कराई थी कि आप हमारे एरिया से आके अपना एक बड़ा स्टेप लो। तो कहते हैं कि कई बार देखो किसी का नाम होता है, काम कोई कर जाता है, तो राजकुमार शुक्ला वो पहले इंसान हैं जो गांधी जी के पीछे पड़े रहे कि आप चंपारण आओ, हमारे लिए काम करो। और आज देखो किताबों में जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है गांधी जी का राजनीति में एंट्री का, वो चंपारण ही है। तो नील के किसान ये सक्सेसफुल रहा, तिनकठिया से आजादी मिल गई। दूसरा गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कौन लोग थे? वो मिल मजदूर जिनका बोनस मालिक ने मना कर दिया था बढ़ाने से। मिल के मजदूर कह रहे थे हमने प्लेग के भयानक बीमारी में भी आपके लिए काम किया, आपका काम चलता रहा, आपने मुनाफा कमाया, तो अब हमें बोनस मिलना चाहिए 50%। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई 50% तो ज्यादा है, क्योंकि वो तो उनको भी देखते थे, उनको भी। तो मिल मजदूरों ने 50% से कहा हम कम नहीं लेंगे। मिल मालिकों ने कहा 50 में तो भैया फिर प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो हम काम क्यों चलाएंगे, हम काम बंद कर देंगे। काम बंद कर देंगे, बेरोजगार हो जाओगे, तो उससे बढ़िया है काम चलता रहे। फाइनली गांधी ने भूख हड़ताल जैसे हथियार का पहली बार इंडिया में यूज किया, और दोनों के बीच में सलाह मशवरा करके बात को 35% तक, तो किसानों को ये हुआ कि चलो यार कोई बात नहीं, 50 तो ज्यादा ही मांग रहे हैं, हम 15 कम कर देते हैं। यहाँ मिल मालिकों को लगा कि यार 20 ही दे रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 15। तो फाइनली 15 कम और ज्यादा होने से बात बीच में आ गई 35% पर। यह भी गांधी जी की सक्सेसफुल स्टोरीज में पढ़ा जाता है। और इसके बाद तीसरा आंदोलन जो गांधी की सक्सेस में अगली एक कड़ी था, वो था खेड़ा सत्याग्रह। इस खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने, क्योंकि वो अहमदाबाद में ही इन्वॉल्व थे, ये 1917 का है चंपारण, ये हैं दोनों 1918 के, वो है बिहार का, ये दोनों हैं गुजरात के। लेकिन तब तक गुजरात नाम की स्टेट नहीं थी। गुजरात तो आगे जाके आपके अस्तित्व में आएगा ना 1960 में, जब भारत आजादी के बाद अपने सब चीजों को इकट्ठे करके डिवीजन करेगा 1956 में, तब भी ये बंबई के नाम से बनेगा। फिर 60 में जाके इसके 2 हिस्से टूटेंगे, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी फिर बंबई बनेगी, और गुजरात अपनी राजधानी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 आंदोलन गांधी जी की। ये गांधी जी की ना धीरे 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 राजनीति में छोटे एरिया में एंट्री हो रही है। यहां से गांधी अब एक ऊंची उड़ान भरेंगे, और पहला बड़ा नेशनल मूवमेंट जो चलाएंगे वो कहलाएगा NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर ध्यान से देखें तो नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष के लिए था। आगे जाके नॉन कोऑपरेशन जब गांधी जी शुरू करेंगे ना 1920 में, तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, औरतों के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा, आदमियों के लिए भी होगा, व्यापारियों के लिए भी होगा, आम किसानों के लिए भी होगा, हर आदमी के लिए होगा। इसलिए असहयोग का नाम जब लिया जाता है तो 1920 असहयोग आंदोलन 1920। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं तो आपको पता चलता है कि गांधी जी असहयोग का इस्तेमाल तो पहले ही कर चुके थे। उसका नाम असहयोग आंदोलन नहीं है, लेकिन खेड़ा में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का इस्तेमाल कर लिया था। ऐसे ही गांधी जी सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल कहां कर चुके थे? चंपारण में। ये गांधी की एंट्री के चरण हैं, यहां से गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई। ठीक है, चलिए ये थी गांधी की इंपॉर्टेंट बातें। एक छोटा सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। पेप्सू, पेप्सू को मैंने क्लास में एक दिन समझाया था। वो वीडियोस जो काट के डालते हैं, उन्होंने क्या किया कि सारी बात को छोड़ के एक छोटा सा पॉइंट उठा के डाल दिया। बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम ये तो इसका पूरी जानकारी नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पेप्सू क्या है? पेप्सू का मतलब है जब हम आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज भारत को जब एक तरह से काम धाम हमें हमारे हाथों में सौंप के गए, तो उस टाइम पे भारत आज जैसा नहीं था। आज जैसी ना यूटीज थी ना स्टेट्स थे। उस टाइम हमारे देश में देसी रियासतें हुआ करती थी। ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें,
और कमिश्नरी प्रांत, इस तरीके से डिवीजन था। आपको बहुत डिटेल में भी नहीं जाना है, अभी सिर्फ पेप्सू को फोकस करके पढ़ते हैं। तो उस टाइम पर हमारे इलाके में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब के दो हिस्से बटे, एक पाकिस्तान को मिल गया, एक इंडिया के पास आ गया। पाकिस्तान को जो पंजाब मिला, अगर मैं किसी भी चीज के दो टुकड़े करूं तो इस तरफ वाला पार्ट कहलाएगा पूर्वी और इस तरफ वाला पार्ट कहलाएगा पश्चिमी। डायरेक्शन तो सबको पता ही है, मैं इस तरफ खड़ी हूं तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना। अब मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा ये वाला हैंड पूर्व की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपके इस तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम है। अब जब पंजाब बटा तो पंजाब ऐसे बटा कि इधर वाला मिल गया इंडिया को, भारत को, और इधर वाला चला गया पाकिस्तान के पास। अब जो भारत को पंजाब का की बेल्ट मिली पूरी, इसमें एक्चुअल में पेप्सू नाम की जो जगह है, इसमें 8 रियासतें थी, देसी रियासतें। उन 8 रियासतों को इकट्ठे करके एक प्रांत बना था जिसको नाम दिया गया था पेप्सू। तो ये अलग 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 राजाओं की रियासतें थी, 8 रियासतें, इनको इकट्ठे करके पेप्सू। अब पेप्सू क्यों अजीब सा नाम दिया, इसके पीछे कारण है। इस पी का मतलब है पटियाला। पटियाला एक्चुअली इनकी कैपिटल थी, जैसे हमारी नई दिल्ली राजधानी है, तो पटियाला, पहला पी का मतलब पटियाला, उसके बाद देखना पटियाला एंड ईपी का मतलब है ईस्ट पंजाब। ईस्टर्न कह लो या ईस्ट कह लो पंजाब, तो वही देखो ये आ गया ना, पूर्वी पंजाब हमारे पास था, राजधानी पटियाला। एस का मतलब स्टेट्स और यू का मतलब यूनियन। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, 8 छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे से एरिया थे, देसी रियासतें, मान लो 8 रियासतें कहते हैं अगर एक्चुअल वर्ड में कहें, 8 रियासतें। आगे जाके ये पूरी रियासतें इकट्ठी हुई और एक प्रांत बना। उस प्रांत को क्या कहा गया, हर रियासत का नाम तो नहीं ले सकते ना, जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का नाम थोड़ी ना लेता है कोई, कोई भी हमारी आइडेंटिटी कहता है दिस इज इंडिया, ये भारत है। तो ऐसे ही उन 8 रियासतों की साझी बड़ी राजधानी के रूप में पटियाला को मान्यता मिली और उन 8 को एक प्रांत का नाम दे दिया गया जिससे कहा गया पेप्सू। ये था बेटा पेप्सू। इस पेप्सू को आगे जाके 1948 से लेके और 1956 तक ये पेप्सू ही रहा। फिर 1956 से 3 साल पहले 1953 में एक स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश बना था, सबसे पहला राज्य। और उसके पीछे की भी एक कहानी है, क्लास 8 की स्कूलों की किताब में वो कहानी दी हुई है। पी रामुल्ला करके, पी रामुल्ला, रामुल्लू साउथ इंडिया में ऐसे नाम हो जाते हैं, वहां पे एक आदमी जो गांधीवादी विचारक थे, लीडर थे, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उनकी डिमांड थी कि हमारा स्टेट बना दिया जाए हैदराबाद। वो भूख हड़ताल करते करते 56 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के तुरंत बाद एकदम से ना लोग एंटी हो गए और कहीं वो रेलवे स्टेशन पे जाके पटरियां उखाड़ने लग गए, कहीं उन्होंने बैंकों में आग लगा दी। एक तरह से सारा माहौल जो ना गड़बड़ी का हो गया। ये घटना है बेटा 1952 के एंड की। अब ये बात दिल्ली पहुंची, ये खबर, नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कि भाई हैदराबाद की बेल्ट में बहुत भयानक जो है लोग एंटी हो गए, सड़कों पे उतर आए और नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो अपने ये थे नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तो बताया गया ये इस तरह से मुद्दा था, बात जो है बिगड़ गई है। आनन फानन में ये डिसाइड किया गया कि जितनी जल्दी हो सके स्टेट बना दो। अगले आने वाले 10 दिसंबर की घटना है इनकी डेथ, 10 महीने के अंदर अंदर स्टेट बन गया। अक्टूबर 1953 में इंडिया का पहला स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल बनाई गई हैदराबाद। फिर उसी सीरीज में फजल अली नाम के हमारे एक रिटायर्ड जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें काम दिया गया कि आप पूरा इंडिया घूमो, देशी रियासतें जितना जो भी कुछ, क्योंकि सबका एकीकरण हो चुका था, पूरे भारत का डिवीजन करना है, तो कितने प्रांत बने, कितने राज्य बने, क्या कुछ बने, आप देखिए। तो 3 लोगों ने पूरे भारत की यात्रा की। उसी सीरीज में वो इस पेप्सू की बेल्ट में भी आए और फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ इस पेप्सू वाली बेल्ट को उन्होंने लिस्ट में दे दिया कि पंजाब राज्य के रूप में मान्यता दे दी जाए। तो इस तरीके से पेप्सू का ज्यादातर हिस्सा, ये 8 बताया ना मैंने आपको, अलग अलग सी देशी रियासतें थी, उनमें से मैक्सिमम का हिस्सा बन गया आगे जाके पंजाब। इस पंजाब में पहाड़ी क्षेत्र कम था। पहाड़ी क्षेत्र से मेरा मतलब है कंडा घाट, अगर आज की बात करें, चैल जहां लोग घूमने जाते हैं, शिमला, इन सब की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ। इसका मतलब पेप्सू की बेल्ट में अगर आज से हम कंसीडर करें तो आज का पंजाब, क्योंकि पंजाब आगे जाके बटेगा हरियाणा में, तो आज का हरियाणा यानी पंजाब, हरियाणा और आज का हिमाचल, ये मेजर हिस्सा है उस पेप्सू की बेल्ट का, जो पहले 1948 से 1956 तक
पेप्सू के नाम से था, और 56 के बाद उसका अधिकांश हिस्सा पंजाब बना, और उसी का पहाड़ी हिस्सा जो बना वो हिमाचल प्रदेश में तब्दील हुआ, और उसी में से कट के फिर आगे जाके हरियाणा बन गया। तो इस तरीके से पेप्सू का एक इतिहास रहा है, और ये पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन था। तो स्टार्टिंग में, और एक इसी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडिया में जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, जो हम पढ़ते हैं पंजाब में लगा था, एक्चुअल में उस टाइम तक पंजाब था ही नहीं। 1951 में इंडिया में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, और वो पेप्सू में लगा था। वो अलग बात है कि वो प्रांत बेसिकली पंजाब ही था, लेकिन अगर पूछेंगे तो पंजाब नहीं था उस टाइम। पंजाब तो अस्तित्व में कब आया अलग से स्टेट के रूप में? 1956 में। ये कहानी थी पेप्सू की। अब जब ये क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये 5-10 मिनट का टॉपिक होता है, लेकिन जब इसकी रील्स बनती हैं तो कोई भी कहीं से भी काट के लगा देता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बात थी। तो एक्चुअल का कॉन्सेप्ट ये था कि ये 8 अलग अलग देसी रियासतें थी 1948 से 56 तक। उसके बीच में 56 में जाके इन रियासतों में से मैक्सिमम का हिस्सा पंजाब राज्य बना दिया गया। इसी पंजाब में से आगे जाके 1966 में हरियाणा राज्य बना, और 1971 में जो पहाड़ी इलाके थे इनको मान्यता दे दी गई हिमाचल प्रदेश के रूप में। तो उस हिसाब से देखें तो आज के 3 मेजर स्टेट्स हो गए, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। एक जमाने में इसी बेल्ट का नाम पेप्सू था। मेजर हिस्सा इन स्टेट्स में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बातचीत करते हैं। जब तब मौका मिलेगा मैं लगभग रोज यूट्यूब पे इस तरह की छोटी मोटी जानकारी जो कि हमेशा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि ये क्या है क्या नहीं है, वो मैं देती रहूंगी। आईसीएस कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पे हम लोगों का बैच चल रहा है, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का। आईसीएस कोचिंग सेंटर, बेटा ये एप्लीकेशन है, इस पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, और आज उसकी ट्रायल जो क्लासेस थी मैंने 2 क्लासेस ले ली थी। थर्सडे से शुरू किया था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने क्लास नहीं ली। मंडे को आज उसकी क्लास है, आज उसकी लास्ट क्लास है जिसको आप ट्रायल में ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की आधुनिक भारत, तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये क्लास का टाइम रहेगा 8:30 बजे से। इसमें मैं पूरे की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, और ये हिस्ट्री ऐसी होगी जिसको आप कभी भी एग्जाम से पहले भी खोल के अगर थोड़ी स्पीड में क्लास पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का यही पार्ट अच्छे ढंग से तैयार करना है, ताकि बच्चों की एक बार हिस्ट्री में पकड़ बन गई तो आगे तक के एग्जाम्स में उनको दिक्कत ना आए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसको पढ़ के तुम कुछ मत पढ़ना, बेटा किताब हमेशा पढ़नी पड़ती है। जो बच्चे समझदार होते हैं ना, वो जानते हैं कि टीचर कितनी ही मेहनत कर ले, कुछ भी पढ़ा ले, जब तक स्टूडेंट उन बातों के बाद, सुनने के बाद किताब नहीं उठाएगा तब तक पेपर पास नहीं होगा। हाँ, अगर भाई वैसे ही पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, आप नौकरी पे हैं तो ठीक है, फिर तो कहानियां भी काम आ जाती हैं, सुनी कुछ याद रह गई उतनी ही बहुत है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हैं तो एक एक फैक्ट की कीमत होती है, इसीलिए वहां किताब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ना। इसका जो चार्ज है वो है 249 रुपीज। इसमें पूरे बैच में इसको फोकस करके जो एग्जाम्स में आती है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको तैयार कर रहे हैं। इसमें मैं पढ़ाना शुरू जो मैंने किया है वो है विदेशी कंपनियों का भारत आगमन, क्योंकि 1498 में जब वास्को डी गामा ने इंडिया आने का समुद्री मार्ग खोजा, तभी से मॉडर्न हिस्ट्री की हमारे लिए शुरुआत मानी जाती है। तो वहां से लेके आजादी तक की पूरी कहानी 1947, उसमें सारे बड़े लोगों का योगदान, चाहे वो भगत सिंह की क्रांतिकारी बंधुओं की HS आर्य के रूप में हो, नौजवान भारत सभा की बात करें, या इंडियन नेशनल आर्मी INA की बात करें सुभाष चंद्र बोस की, या लाल बाल पाल के योगदान की बात करें, या कांग्रेस के पुराने जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उदारवादी, या भारत में सामाजिक आर्थिक ये जितनी चीजें चल रही थी, राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी, धर्म के ऊपर कौन काम कर रहा था, वो सारी बातें इसमें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें आज इसकी लास्ट क्लास है, कल के बाद इसमें एडमिशंस क्लोज कर देंगे, क्योंकि बैच ना बेटा शुरू में समझ आएगा तो बात बनेगी। अब 10 दिन बाद कोई बैच में जुड़ेगा तो फिर उसको समझ नहीं आएगा। जैसे कहानी मैंने एक दिन शुरू में कहा था, एक माला की तरह है ये सब्जेक्ट की पढ़ाई, हिस्ट्री खासकर। उस माला में एक धागे में ना मोती हैं, अब कोई अगर उसमें बीच में जुड़ेगा तो उसको पीछे का बैकग्राउंड ही नहीं पता है। अब PD ED F आगे तक या इस्तेमाल होगा। अब PD ED F का चैप्टर आज मैं कोशिश करूंगी उसका मेजर हिस्सा पूरा करा दूं, तो फिर अगर किसी बच्चे ने आज से 10 दिन बाद सोचा कि मैं पढ़ लूं, तो पीछे की क्लासेस फिर वो रिदम नहीं बन पाता। बाद में ये अवेलेबल होगा कोर्स, जब ये पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब फिर इसको डाल देंगे अपने चैनल पर कि भाई इसमें से जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें कल जाके इसके एडमिशंस क्लोज कर देंगे।
3 दिन में जिस बच्चे को डिसाइड करना है, ये फ्री इसलिए प्रोवाइड कराया था, वो कर सकता है। आज फिर इसकी क्लास है 8:30 बजे, जिसका इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है। मैं आपको 2 नंबर दे देती हूँ, किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक नंबर है हमारा 98 1200 96 96, एक नंबर है 90 5300 6800, और एक नंबर है 90 5300 20 40। ये हमारे हेडक्वार्टर का नंबर है। अगर आपको ब्रांच से जुड़ी कोई जानकारी लेनी है ऑफलाइन बैच के लिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये सोनीपत हेडक्वार्टर का नंबर है। ये दोनों नंबर स्पेशल एप्लीकेशन के लिए हैं, जिनका इंटरेस्ट एप्लीकेशन लेने में है वो इन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मिलते हैं, अब 5 मिनट हार्डली बचे हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी क्लास में। पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और कहानी समझाई थी पूरी। एक क्लास मैंने ली थी जिसमें मैंने पुर्तगालियों का पूरा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकते हैं पॉइंट्स, वो सारे कवर करा दिए। आज हम करेंगे डच और इंग्लिश और फ्रेंच, इन लोगों ने कैसे कैसे भारत में अपने कदम जमाए और क्या परिस्थितियां थी, किन कारणों से ये भारत में जम गए, और इनमें से फिर कौन आगे निकला, क्योंकि जमे तो सारे ही थे, कौन आगे तक भारत में एक कंट्रोल बना के रखेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। परिमल सर आज भी जो है ना, ये जो सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, परिमल सर आज भी गए हुए हैं। आज अच्छी बातचीत हुई है बड़े लेवल के अधिकारियों के साथ, और उम्मीद है चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। तो जो बच्चे हरियाणा के परेशान हो गए थे, बेटा देखो जो होगा वो तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके अपना समय मत खराब करना, पढ़ते चलना। 56-57 के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय पेपर के। जो कैटेगरी 56-57 है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी कैटेगरीज जो हैं उनकी नैया अभी अधर में है, वो असमंजस की स्थिति में है, लेकिन 56-57 को कोई असमंजस नहीं रखना, उनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 56 कैटेगरीज के नाम है, तो ये सीईटी वालों के लिए था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू जो लोग जुड़े और जिन लोगों ने बातें सुनी, जिन्हें ये अच्छी लगी, तो इसको अपनी किताब से और पढ़ लेना, टॉपिक तैयार मिलेगा। गुड नाइट।